Hello everybody, I am here to teach you paper 2 of company secretary, which is company accounts, cost and management accounting. बेटा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, पेपर के बारे में बताता हूँ और किस तरह से हमने तैयारी करनी है उसके बारे में बताता हूँ। थोड़ा सिलेबस का भी इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा जिससे आपको आइडिया लगे, थोड़ा टेस्ट मिले कि एक्चुअली हमारा यहाँ है क्या। सबसे पहले अपने बारे में, माई सेल्फ सी एम के जैन, आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आई हैव डन ICWA, I have done CA, I have been North India topper, CA inter, CA final, ICWA inter, ICWA final. I was also a rank holder in 12th class. I'm a gold medalist. यूनिवर्सिटी में मेरा रैंक था बीकॉम ऑनर्स में। तो ये तो बेटा थोड़ा सा मेरा परिचय हो गया। अब कुछ बच्चे आप में से सोच रहे होंगे कि जो सर हैं, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, then why the hell he has come to teach company secretary? बेटा ऐसा नहीं, मैं कंपनी सेक्रेटरी में जो पेपर आपको पढ़ाने आ रहा हूं वो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी है और उनका स्पेशलिटी है। आपका भी पेपर है, आपके यहाँ उसकी वर्किंग नॉलेज की जरूरत है, लेकिन जो सीए होता है उसमें एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत होती है। तो हमारे पेपर का नाम है कंपनी अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसलिए मैं आपको इस पेपर को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बताऊंगा। मैं कई जगह सेमिनार्स वगैरह होल्ड करता हूं तो स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर शुड वी गो फॉर कंपनी सेक्रेटरी, सर इज कंपनी सेक्रेटरी ए गुड कोर्स, सर इज इट बेटर देन सीए। तो अब मैं बोलूं बेटर देन सीए है तो आप कहेंगे कंपनी सेक्रेटरी पढ़ाने आए हैं इसलिए कह रहे हैं बेटर देन सीए। मैं बोलूं बेटर देन सीए नहीं है, आप बोलेंगे खुद सीए इसलिए कह रहे हैं बेटर देन सीए नहीं है। तो बेटा मैं आपको कारण बताऊंगा, जज आप करना कि ये क्या स्टैंड करता है। आइए मैं थोड़ा सा हल्का सा बताता हूं। देखो, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जरूरत होती है। ये आप समझिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है, इनकी जरूरत होती है, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनकी हमको जरूरत होती है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि बहुत लोगों का, बहुत स्टूडेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि क्या रोल है कंपनी सेक्रेटरी का। मैंने देखा हमारे देश में लोग कोर्स करते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता इसका यूज क्या है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जरूरत होती है, ठीक है ना। इनके पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है कंपनी को चलाने की। अब होता क्या है, आप देख रहे हैं, कल की न्यूज ही आपने पढ़ी होगी कि गवर्नमेंट ने 51% FDI अलाउ कर दिया है मल्टी ब्रांड रिटेल में और 100% अलाउ कर दिया है सिंगल ब्रांड रिटेल में। FDI मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये सब आपको पता होना चाहिए, अखबार पढ़ा करें आप, ठीक है, उसमें सब आता है। ये कल की न्यूज है, कल से आज सारे चैनलों पर ये आ रहा है। तो मल्टी ब्रांड रिटेल वालों को 51% अलाउ कर दिया है और सिंगल ब्रांड वालों को 100%। अब बाहर की कंपनीज है जैसे वॉलमार्ट हो गया, ऐसे बड़े बड़े जो रिटेल चेन्स है वो इंडिया में अपनी कंपनी खोलेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होगी और वो कंपनी चलाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी सेक्रेटरी कैसे आया। आइए देखिए, अब ये देखिए हमारा जो है बढ़िया आंख कान वाला जो है, कान भी बनाए थे, ये हमारे हैं कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी, ध्यान से दीजिए, इनका काम क्या है, देखिए नाम को तोड़िए, कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी प्लस सेक्रेटरी,
सो कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है, यानी इट इज अ सेक्रेटरी टू द कंपनी। अब प्रश्न उठता है इसका रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। देखो ऐसा होता है कि व्हेनेवर अ कंपनी फंक्शन, देखो कंपनी को जन्म कौन देता है, लॉ देता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी टू फंक्शन एज पर द लॉ ऑफ द लैंड वेयर इट इज वर्किंग। अब प्रश्न उठता है भी कंपनी सेक्रेटरी का रोल क्या हुआ। आज की डेट में बेटा इतने सारे एक्ट हैं, इतने सारे लॉ हैं, इतनी सारी चीजें, कहीं पॉल्यूशन एक्ट है, पॉल्यूशन एक्ट में भी वाटर पॉल्यूशन एक्ट अलग है, एयर पॉल्यूशन एक्ट अलग है, साउंड पॉल्यूशन एक्ट अलग है, फिर कंपनीज एक्ट अलग है, लेबर लॉज अलग हैं। इतने सारे एक्ट हैं कि एक कंपनी को सदा ये डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा तो हम कोई काम नहीं कर रहे जो लॉ को अगेंस्ट हो, लॉ को कट कर रहा हो, उसके अगेंस्ट जा रहा हो। तो यहां आता है बच्चे कंपनी सेक्रेटरी का रोल। कंपनी सेक्रेटरी का काम है इस चीज को इंश्योर कराना कि जो कंपनी कर रही है वर्किंग वो एज पर लॉ कर रही है। ऐसा कोई लॉ नहीं है जो कंपनी जो है जिसको फॉलो नहीं कर रही है, जिसको ब्रीच कर रही है। तो दिस इज द रोल ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी। अब मेरी बात समझना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, आप लोग कंपनी सेक्रेटरी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आपको कोई का भी कोर्स क्या है आप उसको समझाइए। अब होता क्या है, कंपनी सेक्रेटरी ही एक ऐसा व्यक्ति है विच इज वेरी क्लोज टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सोचो क्यों, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को रन करेंगे और कंपनी सेक्रेटरी जो है उसको असिस्ट करेगा, वो चेक करेगा भी सब कुछ एज पर लॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए एक कंपनी में 10, 15, 20 कंपनी सेक्रेटरी नहीं होते। जैसे एक कंपनी में 400 सीए है, एक कंपनी में 20 एमबीए है, एक कंपनी में 200 बीबीए है। एक कंपनी में एक ही कंपनी सेक्रेटरी चाहिए होता है, इसलिए इसकी डिमांड थोड़ी रीजनेबल है। और इसके साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी ही एक ऐसा व्यक्ति है विच इज क्लोजेस्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसका प्रोफेशन बेस्ट होता है। अगर कंपनी सेक्रेटरी निपुण हो, स्किल्ड हो, नॉलेजेबल हो, फॉर हिम देन स्काई इज द लिमिट। इवन हिज सैलरी हैज नो बाउंडेशंस। क्यों भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्लोज है, उन्होंने तो सैलरी देनी है। तो कंपनी सेक्रेटरी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी के टॉप बिग गन्स के साथ ऑलवेज मूव करता है। तो इफ यू आर डूइंग कंपनी सेक्रेटरी, इट्स अ वंडरफुल कोर्स। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर खुद तो है नहीं और कह रहे वंडरफुल कोर्स है। जरूर E10 वालों ने पैसे दिए ये बात बोलने के लिए ऐसा नहीं है। देखिए कंपनी सेक्रेटरी में लॉ बहुत है। सो लॉ इज नॉट माई कप ऑफ टी। माई कप ऑफ टी इज ऑल प्रैक्टिकल पेपर। इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा भी कौन सा पेपर, प्रैक्टिकल, अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिस इज माई कप ऑफ टी। तो इसलिए मैंने कंपनी सेक्रेटरी नहीं करी क्योंकि उसमें लॉ के पेपर ज्यादा है, एंड दैट वाज नॉट माई कप ऑफ टी। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लॉ, इफ यू लाइक लॉ, इफ यू लव लॉ, इफ यू लव टू आर्ग्यूमेंट, if you love to give logic regarding law, then you should go for company secretary. Otherwise it's a wonderful course. Why? Because you always remain very close to the board of directors, true executive power holders. तो ये मैंने आपको कंपनी सेक्रेटरी का बताया, मेरे मन में इच्छा थी बच्चों को पता होना चाहिए कि इट्स अ वंडरफुल कोर्स। तो यू आर इन द राइट कोर्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको अपने पेपर के बारे में बता रहा हूं, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं, आपको जो भी ठीक लगे आप साथ साथ बेटा कॉपी कर लिया करो। अब आप देखिए, ये पेपर जो है हमारा 100 मार्क्स का है टोटल, जिसमें 50 मार्क्स का कंपनी अकाउंट्स है और 50 मार्क्स का कॉस्ट अकाउंटिंग है। इस पेपर की बेसिकली जो हमसे एक्सपेक्टेशन है वो है वर्किंग नॉलेज। हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो सीएस का स्टूडेंट है उसको इस पेपर में वर्किंग नॉलेज होगी, और मैं आपको बहुत बढ़िया वर्किंग नॉलेज से एक्स्ट्रा कराऊंगा। वर्किंग नॉलेज तो दूंगा ही, उसके अलावा प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा, सो दैट जब आप कंपनी में जॉब करें तो प्रैक्टिकल पेपर में भी आप अपने आप को किसी सीए से कम ना समझें, आप उससे आर्ग्यू कर सकें किसी भी राइट मैटर पे। तो सिर्फ हमारे को वर्किंग नॉलेज चाहिए, एंड इट्स
कंप्लीटली अ प्रैक्टिकल पेपर, यू कैन स्कोर अप टू 80 मार्क्स। याद रखिए, इसमें बड़े आराम से आप 80 मार्क्स ले सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसका सिलेबस बता रहा हूं। पहले बात करते हैं कंपनी अकाउंट्स की। कंपनी अकाउंट्स में जो पेपर है, सबसे पहले शेयर्स, डिबेंचर्स, ठीक है, इन दोनों का इसका डिबेंचर्स का इशू एंड रिडम्पशन, ये सारा लगभग वही है जो आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, राइट। मैं क्लब करके दिखा रहा हूं, आप चाहो तो इन दोनों को अलग अलग ले लो, चाहो तो इन दोनों को साथ ले लो। फिर एक टॉपिक आता है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। थोड़ा पता होना चाहिए जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा हमें सिलेबस का आइडिया होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या है। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट समझते होंगे आप सब, P&L एंड बैलेंस शीट। इसके बाद जो हमारा पेपर आता है वो आता है होल्डिंग कंपनीज। और उसके बाद जो हमारा पेपर आता है होल्डिंग कंपनीज के बाद पेपर कह रहा हूं मैं, एक ही बात है, टॉपिक वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। तो अगर आप देखेंगे हमारे कोर्स के अंदर पूरा कंपनी अकाउंट्स नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, हमारे कोर्स में कंपनी अकाउंट्स के वो टॉपिक्स हैं जिनकी हमें वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम ये देख सकें कि हमारी कंपनी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। एक क्विक बातें बता रहा हूं इसके बारे में। आप सभी जानते हैं शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स गिव एवरीबडी, द शेयर होल्डर्स, जो भी बंदा शेयर खरीदता है, जो भी व्यक्ति शेयर खरीदता है, ही बिकम्स ओनर ऑफ द कंपनी। सो ये ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, ओनर्स कैपिटल है। तो इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत 12th में पढ़ा हुआ है, वो सब चीजें हैं सारी, किस तरह से शेयर्स इशू होते हैं, क्या सब बातें हैं। डिबेंचर्स क्या होता है, डिबेंचर होल्डर्स आर लेंडर्स टू द कंपनी। तो जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी को पैसा लोन पे देते हैं, तो उसका इशू और रिडम्पशन पढ़ेंगे। तो ये आपके थोड़े से नोन टॉपिक्स हैं जो आपने 12th में भी किए हुए। मैं आपको इसलिए सब बता रहा हूं कि यू शुड फील द पेपर इज नॉट डिफिकल्ट। तो आपको आइडिया होगा, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ भाई हम ये चीज पढ़ रहे हैं और हमारे सिलेबस में ये सब है। अब एक अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स है, थोड़ा सा आपके लिए नया है। देखो, जैसे हम कार खरीदते हैं तो हम उसकी इंश्योरेंस कराते हैं कि नहीं कराते? क्यों कराते हैं इंश्योरेंस? इंश्योरेंस हम इसलिए कराते हैं, कल को गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, कार का एक्सीडेंट हो जाए, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी हमारे लॉस की भरपाई कर देगी। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था, जो कंपनी होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रन करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रन करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो इसलिए कंपनी शेयर्स इशू करती है पब्लिक को, और जो ये शेयर्स जो हम इशू यहां पढ़ेंगे, वो शेयर्स जब पब्लिक को इशू करती है तो कंपनी को ये श्योरिटी थोड़ी होती है कि आज हम इशू कर रहे हैं, लोग हमारा शेयर ले लेंगे। हो सकता है लोग अप्लाई ना करें। कंपनी ने कहा भाई हमने 2 करोड़ शेयर इशू करने हैं, और पता चला लोगों ने सिर्फ 1 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई किया। तो कंपनी को यह डर लगता है कि जब वो अपने शेयर्स को इशू करती है, जो इशू करती है शेयर्स पहली दफा, उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO, और जो सब्सिक्वेंटली इशू करती है उसको बोलते हैं FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। याद रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला शेयर्स का इशू पब्लिक को IPO, पहले के बाद सारे शेयर्स इशू पब्लिक को FPO, चाहे IPO हो चाहे FPO हो। जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी को यह डर होता है कि भाई लोग उनके शेयर्स मान लो ले ही ना, कम ले, इसको हम क्या बोलते हैं? इशू अंडर सब्सक्राइब हो गया। तो इस परेशानी से बचने के लिए कंपनी अपने शेयर्स को अंडर राइट करा लेती है। अंडर राइट कराने का मतलब कुछ लोगों से, जिनको हम अंडर राइटर कहते हैं, एग्रीमेंट कर लेती है, और अंडर राइटर्स कंपनी से एक कमीशन चार्ज करते हैं और इस चीज की गारंटी देते हैं, एक प्रकार से इंश्योरेंस देते हैं कि अगर लोग आपके शेयर्स नहीं खरीदेंगे तो जितने शेयर्स लोग नहीं खरीदेंगे वो हम ले लेंगे। इसका मतलब ये हुआ, हम 2 करोड़ का पब्लिक इशू लेके आए, लोगों ने अप्लाई किए 1.5 करोड़ शेयर, 2 करोड़ का इशू था, पीपल हैव अप्लाइड फॉर 1.5 करोड़, तो 0.5 करोड़ का जो शॉर्टफॉल है वो कौन लेगा? अंडर राइटर्स।
तो इस चैप्टर के अंदर हम ये निकालेंगे कि अंडरराइटर्स अगर शेयर्स अंडर सब्सक्राइब हो जाता है तो अंडरराइटर्स अगर 4 हैं तो वो 4 लोग 50 लाख शेयर्स आपस में किस प्रकार से परचेज करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इस चीज की डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको पहले भी कहा कि बड़ी कंपनीज में ज्यादातर कंपनी सेक्रेटरी जो है कंपनीज में लगता है और कंपनी शेयर इशू करती है और शेयर इशू करती है वो अंडर सब्सक्राइब भी हो सकते हैं, इसलिए कंपनी सेक्रेटरी को पता होना चाहिए भाई अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स क्या। इसके बाद फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। फाइनल अकाउंट में बेटा 2 मेन चीजें आती है, एक P&L और एक बैलेंस शीट। इनको हम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ए कंपनी कहते हैं। थैंक यू, 1 मिनट बेटा। हाँ जी, तो ये जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं कंपनी के, इनको हम एंड रिजल्ट्स ऑफ ए कंपनी कहते हैं। तो बेटे अब कंपनी बनेगी, वर्क करेगी, हर साल उसको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, हर साल उसको बैलेंस शीट बनानी है और इन स्टेटमेंट्स को एक सीए से ऑडिट कराना है। उसके बाद इनकी कॉपीज डिफरेंट अथॉरिटीज के पास फाइल होती हैं, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जैसे इनकम टैक्स ऑफिस, जैसे सेबी, जैसे स्टॉक एक्सचेंज। तो एक कंपनी सेक्रेटरी का रोल ये है, उसको पता होना चाहिए कि भाई ये सारे P&L और बैलेंस शीट एज पर लॉ बने हैं कि नहीं, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है कि नहीं, और इनकी कॉपीज सही सही जगह सब जगह फाइल हो रही है कि नहीं। अब सीए तो आएगा, अपना ऑडिट करेगा, चेक करेगा सही है कि नहीं, P&L बैलेंस शीट को अप्रूव कर देगा। उसके बाद कंपनी ने उसको फाइल भी तो करना है। तो इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ाते हैं, एक कि आपको पता चले ये बनता कैसे है, 2 इसकी जो जगह जगह फाइलिंग होनी है फिर आप उसको प्रॉपरली कर पाएंगे उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगला टॉपिक बेटा आता है होल्डिंग कंपनीज। होल्डिंग कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको समझाता हूं। लोग व्यापार कैसे बढ़ाते हैं। अब जैसे मान लीजिए वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट जो है बाहर की कंपनी है, फॉरेन की कंपनी है। अब वो क्या करेगी, इंडिया में एक कंपनी खोलेगी। गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि मल्टी ब्रांड है तो आप 51% शेयर ले सकते हैं। अब जो वॉलमार्ट है उस कंपनी के 51% शेयर ले लेगी। तो कंपनी का मेजॉरिटी कंट्रोल किसके पास आ गया, वॉलमार्ट के पास आ गया। तो जब भी बेटे कोई, मान लीजिए वॉलमार्ट ने इंडिया में एक कंपनी खोली, उसका नाम है वॉलमार्ट इंडिया लिमिटेड एग्जांपल के लिए, वैसे इनका भारतीय ग्रुप के साथ टाई अप है, कुछ रिलायंस की भी इन्वॉल्वमेंट है, उसको एक सेपरेट इशू है बाद में देखेंगे। पर अभी आप समझिए, मान लीजिए इंडिया में उन्होंने जो कंपनी खोली उसका नाम क्या है, वॉलमार्ट इंडिया लिमिटेड। तो जो वॉलमार्ट लिमिटेड है उसने 51% शेयर्स वॉलमार्ट इंडिया लिमिटेड के खरीद लिए और बाकी 49% मान लीजिए भारती ने खरीद लिए। तो अब वॉलमार्ट जो है वॉलमार्ट इंडिया लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी होगी। तो इसको सम अप करो, जब भी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में 50% प्लस वोटिंग राइट या शेयर होल्डिंग एक्वायर कर लेती है तो वो बन जाती है होल्डिंग कंपनी। और होल्डिंग कंपनी जब अपनी बैलेंस शीट बनाती है, अब जैसे वॉलमार्ट है, उसने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अपना बिजनेस फैलाया हुआ है, वहां के लॉज के हिसाब से उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। तो जो वॉलमार्ट लिमिटेड है जो अपनी जब वो बैलेंस शीट बनाएगी तो उस बैलेंस शीट के अंदर उसकी जितनी भी सब्सिडरीज हैं उनकी बैलेंस शीट को जोड़ देगी। मतलब यूं समझो, एक फादर है जिसको हम यहां क्या कह देते हैं, होल्डिंग कंपनी, और उनके सपोज 3 बच्चे हैं जिसको हम क्या कह देते हैं, सब्सिडरी कंपनी। तो फादर का पोजीशन क्या हो गया, होल्डिंग, और बच्चों का पोजीशन क्या हो गया, सब्सिडरी। तो एक हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, फादर अपनी अलग बैलेंस शीट बनाएंगे, तीनों सब्सिडरी कंपनीज या सन्स अपनी अलग बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर हम एक इन सब की कंबाइंड बैलेंस शीट बनाते हैं। और इस चैप्टर में हम ये चीज सीखते हैं कि किस प्रकार से एक कंबाइंड बैलेंस शीट बनती है, जिसको हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कहते हैं। तो इस बारे में मैंने आपको बताया। अब एक चैप्टर बेटा इसके अंदर और है जिसको हम बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। क्या बोलते हैं,
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि नाम से तो पता चल गया भाई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर, कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मतलब गुडविल की क्या वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यूएशन ऑफ शेयर का मतलब एक शेयर की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो ये चैप्टर हमने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ज्यादातर कंपनीज सूनर और लेटर अपना साइज बढ़ाकर आईपीओ लाकर एफपीओ लाकर लिस्टेड कंपनीज बन जाती है, जिनका प्राइस स्टॉक एक्सचेंज पर कोट होने लगता है और उनका मन करता है कि उनका कंपनी का प्राइस बहुत ऊपर हो, बहुत ऊपर हो, बहुत ऊपर हो, और अगर वो गिरता है तो कई बार बड़े बड़े लोगों को अपनी जॉब से भी हाथ धोने पड़ते हैं। लेटेस्ट एग्जांपल पता है आपको, अखबार पढ़ा, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, पीछे ही इसका इशू आया था, एग्जैक्ट अमाउंट में भूल गया, मेरे पास भी बहुत सारे शेयर हैं, 950 या 1100 के आसपास इन्होंने पब्लिक को शेयर्स अलॉट किए थे और आज का भाव 100 रुपीज है, 110 रुपए के आसपास है। क्यों? कुछ आरबीआई की गाइडलाइंस आ गई, पंगे हो गए, तो जो इसका चीफ बंदा था, जो इसको कंपनी को चला रहा था, उसको रिजाइन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि शेयर का भाव कहां 1500-1600 चला गया था और गिर के 100 कुछ रुपए आ गया, तो इवन टॉप गन को भी कंपनी छोड़ के जाना पड़ा। तो बेटा इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ाते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी को नॉलेज हो कि भाई शेयर्स की वैल्यू कैसे निकलती है, शेयर्स की वैल्यू अगर गिरती है तो क्यों गिरती है, और शेयर्स के साथ साथ हम इसमें गुडविल का चैप्टर ही पढ़ाते हैं। गुडविल तो आप समझते ही हैं, पार्टनरशिप में 12th में पढ़ाई है मोटा मोटा, ये रेपुटेशन ऑफ अ फर्म है, उसको भी हम वैल्यूएशन करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे बेटे हमारे कंटेंट्स हैं कंपनी अकाउंट्स के, ये सारे के सारे कंटेंट्स हमारे कंपनी अकाउंट्स के। इसके साथ एक जो टॉपिक है हम और ऐड कर सकते हैं, वो है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। इसका मतलब होता है कि हम दूसरा बिजनेस को एक्वायर कर लेते हैं। आजकल बेटे चल ही रहा है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अब आप देखिए, रैनबैक्सी का नाम सुना आपने, फोर्टिस वाले हैं ना, ये उनकी कंपनी थी और इसको डाइचिन ने खा लिया। रैनबैक्सी के जो ओनर्स थे सरदार ब्रदर्स, उन्होंने अपनी कंपनी जो है डाइचिन को बेच दी। एक एग्जांपल। दूसरा देखिए, आपने EIH लिमिटेड का नाम सुना होगा, ओबरॉय ग्रुप, बेस्ट होटलियर्स इन द वर्ल्ड, बेस्ट फाइनेस्ट वर्ल्ड के होटल्स इनके हैं। अब रिसेंट न्यूज क्या थी, रिलायंस लिमिटेड में ने इसके अंदर लगभग 20% शेयर्स खरीद लिए। अब जो मैडम अंबानी है, मुकेश जी की वाइफ, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गई है। तो ये सब चीजें जो है, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसलिए हम इससे रिलेटेड भी आपको अकाउंटिंग सिखाते हैं, ताकि जब आप रियल वर्ल्ड में कंपनी के सेक्रेटरी बने तो आपको पता चले कि किस प्रकार से कंपनीज एक्वायर होती हैं और किन किन बातों का हमने ध्यान देना। तो बेटा मेरे ये सब चैप्टर्स तो हमारे हो गए कंपनी अकाउंट्स के। एक बार क्विक ओवरव्यू करा देता हूं। देखिए, शेयर्स इश्यूज वगैरह 12th से रिलेटेड थोड़ा, डिबेंचर्स इशू एंड रिडम्पशन, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स नया टॉपिक। शेयर्स का जब आईपीओ आता है तो कंपनी उसको अंडरराइट करा लेती है ताकि इशू फेल ना हो। फाइनल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाना कंपनी की। उसके बाद होल्डिंग कंपनीज, बाहर की कंपनीज जब इंडिया में अपना बिजनेस करती हैं तो वो उसकी पेरेंट कंपनीज बन जाती है, फादर कंपनी बन जाती है, मदर कंपनी बन जाती है, और जो इंडिया की कंपनी है वो क्या बन जाती है, सब्सिडरी। रिवर्स भी होता है, हमारे यहाँ की कंपनीज बाहर सब्सिडरीज बना लेती है, तो जो सब्सिडरी है वो हो गई आपकी बच्चा कंपनी, सन कंपनी, और होल्डिंग कंपनी हो गई आपकी पेरेंट कंपनी, राइट। तो हम एक कंबाइंड बैलेंस शीट बनाते हैं पूरी फैमिली की, और वो इस चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर शेयर्स का वैल्यूएशन करना, एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट कि जो एक कंपनी दूसरे कंपनी का बिजनेस एक्वायर करती है तो उस वक्त कौन सी एंट्रीज होती है, इसको हम बोलते हैं एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, अभी बहुत सी चीजें हैं जो बताई नहीं है मैंने, सिलेबस का हल्का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। शेयर्स बताइए आपको, इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, वो बाद में देखेंगे। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। अब थोड़ा सा मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का बताता हूं। बेटे मैं एक बात बोलूंगा आपको, कई बच्चे सोच रहे होंगे यार बहुत सारा सिलेबस है। हाँ, सिलेबस ज्यादा है, पर जो लेवल है ना वो वर्किंग नॉलेज का है। समझिए, कंपनी सेक्रेटरी को एक सीए की तरह अकाउंटिंग थोड़ी करनी है बेटा,
उसका रोल क्या है? उसका रोल तो कंपनी को सेक्रेटरी का रोल अदा करना है, कंपनी के सेक्रेटरी का रोल अदा करना है। सो उसे एक वर्किंग नॉलेज की जरूरत है ताकि उसको पता चले कि भाई सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं, एज पर लॉ है कि नहीं। अब हम करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या चैप्टर है देखिए। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग में जो चैप्टर है वो है, वैसे कोई भी चैप्टर आप पहले पढ़ सकते हैं, आपस में चैप्टर्स का थोड़ा सा ही रिलेशन होता है। पहले मैं आपको दो चार चीजें खास खास लिख के बता रहा हूं, इनके मीनिंग भी बता रहा हूं, थोड़ा आपको आइडिया लगे हाँ भाई है क्या, ताकि आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ें तो उसको कन्वीनियंटली कंफर्टेबली डील कर सके। अब बेटा मेरी बात सुने, कोई भी हम काम करते हैं तो उसके लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये मोबाइल है, आप देख रहे हैं ये मोबाइल है, तो इस मोबाइल को बनाने के लिए हमें मटेरियल की जरूरत पड़ी होगी, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कॉस्टिंग है ना, नाम देखिए क्या, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को समझना चाहते हैं। तो मोबाइल बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो हम उसके बारे में जानकारी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये मोबाइल आपको पता है असेंबल होता है, आपको मैं खोलूंगा तो नीचे अंदर से बैटरी निकलेगी, कवर अलग हो जाएगा, इसमें एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है, फिर इसके अंदर सॉफ्टवेयर है। अब ये सब चीजें अपने आप तो इसके अंदर जाती नहीं है, इसको अंदर भेजा जाता है, और जो अंदर भेजते हैं वो कौन होते हैं? लेबर। और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर का खर्चा होता है, और लेबर को हम किस तरह से अपने कॉस्टिंग में डील करते हैं, अपनी कैलकुलेशन में डील करते हैं, वो हम बेटे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बेटे एक चीज देखो, जरा ध्यान से देखो, इस मोबाइल को देख रहे हो, मैं इसको घुमा रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखा? अब मैं इसको फिर घुमा रहा हूं, देखो मैं सीधा कर दिया, ध्यान से देखो। बच्चे कह रहे हैं सर लगता है सैमसंग की पब्लिसिटी कर रहे हैं। नहीं, ये मत सोचो कोई भी चीज दिखाऊंगा किसी कंपनी तो बनाया होगा। देख लिया, फिर देखो, देखो देख लिया, अच्छे से देखो, देख लिया ना पूरा, कोई पार्ट तो नहीं छूटा इसका। अब आपने पूरा देख लिया फोन, ठीक। अब मैं बड़ा अच्छा प्रश्न पूछने वाला हूं आपसे, ध्यान दीजिएगा, देखे? गुड। अब बेटे आपको मोबाइल मैंने यहां रख दिया, देखो फिर देख लो, आपको लग रहा होगा सर ने ठीक से नहीं दिखाया। एक बार देखो, आगे से, पीछे से, साइड से, चारों साइड दिखा दी, देखो देख लिया अच्छे से। प्रश्न पूछने वाला हूं, अब मुझे बताओ जिस कंपनी में ये मोबाइल बना है उसके बिजली के बिल का इसमें क्या हिस्सा है? उस कंपनी के डायरेक्टर की इसमें कितनी सैलरी है? उस कंपनी ने जो एडवर्टीजमेंट किया उसका क्या शेयर है? बता सकते हो? नहीं बता सकते। ये ऊपर से होने वाले खर्चे जिनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं वो होते हैं हमारे ओवरहेड्स। बच्चे कह रहे हैं OH क्या होता है? OH शॉर्ट फॉर्म होती है ओवरहेड्स की, तो जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है ओवरहेड्स। तो जो ऊपर से होने वाले खर्चे होते हैं ना बेटा वो ओवरहेड्स होते हैं। और ओवरहेड्स में आपको बता दूं थोड़ी जानकारी के लिए, ये तीन प्रकार के होते हैं। एक FO फैक्ट्री ओवरहेड्स, याद रखिएगा, F फॉर फैक्ट्री, O फॉर ओवरहेड्स। एक AO एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एक SDO सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स ऊपर के खर्चे जो फैक्ट्री में होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऊपर के खर्चे जो ऑफिस में होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऊपर के खर्चे जो मार्केटिंग से रिलेटेड है। किससे बेटे? मार्केटिंग से, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन से। तो हम अपने ओवरहेड्स को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं। बच्चे समझ गए होंगे कॉस्टिंग क्या है? यानी कॉस्टिंग क्या है? एक प्रकार से कॉस्ट के अंदर डाइव करना है। यानी हम क्या कर रहे हैं? कॉस्ट के अंदर जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कॉस्टिंग को डिटेल में समझ रहे हैं। जो अकाउंट्स होती है वो तो हमें बताती है भाई क्या खर्च हुआ, वो उसकी हमें डिटेल नहीं बताती। यहां पर हमने पूरे कॉस्ट को समझना है कि मान लो ये मोबाइल जो है 30,000 रुपए का है, तो इस मोबाइल में मटेरियल कितने का लगा है, इस मोबाइल में लेबर कितने की लगी है, इस मोबाइल में ओवरहेड्स कितने के, ओवरहेड्स भी इस मोबाइल के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने के, इस मोबाइल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितने के, इस मोबाइल के अंदर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितने के। यानी कि हमने कॉस्टिंग में पूरी कॉस्ट को समझना है। तो कॉस्ट को समझने के लिए हमने इस टॉपिक को करना, इसको हमने आपके कोर्स में डाला है ताकि आप जिस भी कंपनी में काम करें तो उसके प्रोडक्ट की, उसकी सर्विस की कॉस्ट को तो समझ पाए, तभी तो आप और लोग, क्योंकि देखिए आपकी पोजीशन बड़ी सुप्रीम है। फिर याद रखिए आप किसके क्लोज होंगे?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। तो जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्लोज हैं तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि साहब को सब आना चाहिए। अभी तो आपको लोग नाम से बुलाते हैं ना, जब आप कंपनी में लग जाएंगे तो साहब हो जाएंगे, तो साहब को सब आना चाहिए। तो जब साहब को सब आना चाहिए तो उसको उनको ये भी तो पता होना चाहिए भी कॉस्टिंग होती क्या है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है जहां जिसमें कंपनी डील करती है उसमें मटेरियल का कंपोनेंट क्या है, लेबर का कंपोनेंट क्या है, ओवरहेड्स का कंपोनेंट क्या है, ये सब भी तो पता होना चाहिए साहब को। इसलिए आपको कॉस्टिंग बढ़ाई जा रही है ताकि आप किसी से पीछे ना रहें। आपको जब चार्टर्ड अकाउंटेंट से डील करना हो तो आपको पता हो, उनको ये ना लगे कि यार ये तो कंपनी सेक्रेटरी है, इसको तो लॉ आता है, अकाउंट्स में तो इसको घुमा देंगे। आपने उसको उल्टा घुमा देना कि भैया हमें सब पता है। तो इस करके आपको हर चीज को आपके कोर्स में डाला गया है ताकि आप उसकी जानकारी हासिल कर सकें। इसके बाद बेटा हमारे होते हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। क्या होते हैं? मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग का मतलब मेरे बच्चे ये होता है कि किस प्रकार से हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार से हम डिफरेंट केसेस में कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मेथड ऑफ कॉस्टिंग में जैसे समझिए, एक होता है यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग होता है जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर की कॉस्ट निकालना, यूनिट कॉस्टिंग। ये पेन है, इस पेन की कॉस्ट निकालना, यूनिट कॉस्टिंग। ये कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर की कॉस्ट निकालना, यूनिट कॉस्टिंग। फिर जनरल हो गया। फिर इसके अलावा इसके भी कुछ बाइफर्केशन होते हैं, जैसे होता है जॉब कॉस्टिंग, जैसे होता है बैच कॉस्टिंग। अब ये कहां लगता है? जॉब कॉस्टिंग होता है जब हम एक पर्टिकुलर काम कराते हैं अपनी पसंद के अनुसार। आपने देखा ना, लेडीज अपना सूट सिलवाती हैं, टेलर के पास जाती हैं, बुटीक में जाती हैं कि हमें सूट सिलवाना है सर। जो सर तो नहीं कहती टेलर को, मतलब सूट सिलवाना है तो टेलर से कहेंगे भाई ये जो है स्लीव इतनी होनी चाहिए, इसमें यहाँ कट होना चाहिए, मेरा नेक ऐसे होना चाहिए, इसमें यहाँ डिजाइन होना चाहिए, यहाँ पर इसको इस तरह से कर दीजिए। तो वो अपने पसंद के अनुसार काम कराती है। तो उस